आज हम एक सफर पर चलेंगे। एक पत्थर, एक नदी या जंगल के संसाधन बनने के सफर पर। हमारे हाथ में जो स्रोत हैं, वो इस बात की पड़ताल करते हैं कि प्रकृति में मौजूद कोई चीज कब और कैसे हमारे लिए कीमती बन जाती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये संसाधन देशों की किस्मत कैसे लिखते हैं, इनके बंटवारे पर झगड़े क्यों होते हैं और कैसे कैसे कभी-कभी यही वरदान एक अभिशाप में बदल जाता है। इन दस्तावेजों में कुछ बहुत दिलचस्प और चौंकाने वाली कहानियां हैं। चलिए उन्हें खोलते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत अच्छी लाइन है जो एक तरह से हमारा मार्गदर्शन करेगी। हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए काम करे, उसके खिलाफ नहीं। ये लाइन सुनने में जितनी सरल लगती है, इसके मायने उतने ही गहरे हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। प्राकृतिक संसाधन, ये शब्द हम रोज सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या पहाड़, नदी, हवा सब कुछ संसाधन है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब है नहीं। रिसर्च के मुताबिक प्रकृति का कोई तत्व संसाधन तब बनता है जब इंसान उसे इस्तेमाल करने का तरीका और ज़रूरत दोनों खोज लेता है। एक पेड़ जंगल में खड़ा है तो वो पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही हम उसे काटकर उसे मेज या कुर्सी बनाने की सोचते हैं, वो हमारे लिए एक संसाधन बन जाता है। मतलब ये सब हमारे नजरिए और हमारी जरूरत पर निर्भर करता है। एक पत्थर तब तक सिर्फ एक पत्थर है जब तक कोई उसे उठाकर घर बनाने या मूर्ति बनाने के बारे में न सोचे। आपने एकदम सही समझा। और स्रोत इस प्रक्रिया को और साफ करने के लिए 3 शर्तें बताते हैं। किसी भी चीज के संसाधन बनने के लिए इन 3 पड़ावों से गुजरना जरूरी है। अच्छा, वो क्या है? पहली शर्त है वो तकनीकी रूप से सुलभ हो, मतलब हमारे पास उसे हासिल करने की टेक्नोलॉजी हो। इसे ऐसे समझिए कि हो सकता है चांद पर सोना मौजूद हो, लेकिन अगर हमारे पास उसे खोदकर धरती पर लाने का कोई तरीका ही नहीं है, तो वो हमारे लिए बस एक खूबसूरत कहानी है, संसाधन नहीं। ठीक है, यानी पहुंच में होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, फिर अगला कदम क्या है? अगला कदम है कि वो आर्थिक रूप से व्यावहारिक हो, मतलब उसे निकालने और इस्तेमाल करने में फायदा हो। मान लीजिए किसी पहाड़ की चोटी पर लोहा है और उसे नीचे लाने में 10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उस लोहे की कीमत सिर्फ 1 करोड़ है, तो कोई भी उस पर मेहनत नहीं करेगा, वो लोहा वहीं पड़ा रहेगा। व्यापार में फायदा होना जरूरी है। तकनीक हो गई, फायदा भी हो गया, अब तो वो चीज संसाधन बन जानी चाहिए। अभी एक आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प शर्त बाकी है, उसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो। हमारे पास जो नोट्स हैं वे इसका एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा जंगल है जिसे स्थानीय समुदाय पवित्र मानता है, देववन की तरह। अब हो सकता है कि वहां बहुत कीमती लकड़ी हो, उसे काटने की तकनीक भी हो और उसमें बहुत मुनाफा भी हो, लेकिन अगर समाज की आस्था उससे जुड़ी है और वो इसकी इजाजत नहीं देता, तो वो जंगल उनके लिए एक संसाधन नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो किसी चीज को संसाधन कहना सिर्फ विज्ञान या अर्थशास्त्र का मामला नहीं है, ये हमारे समाज और संस्कृति से भी जुड़ा है। अच्छा, जब कोई चीज इन सब पड़ावों को पार करके संसाधन बन जाती है, तो क्या सारे संसाधन एक जैसे होते हैं? मेरा मतलब है कि एक गिलास पानी और एक टुकड़ा कोयला, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। स्रोत इन्हें किस तरह से अलग-अलग श्रेणियों में बांटते हैं? हाँ, इन्हें अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। एक सीधा साधा तरीका उनके इस्तेमाल के आधार पर है। कुछ हैं जो जीवन के लिए जरूरी हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी। इनके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। फिर कुछ हैं जिनसे हम सामग्री बनाते हैं, लकड़ी, संगमरमर, धातु। और तीसरे हैं ऊर्जा के लिए, जिनसे हमारी पूरी आधुनिक दुनिया चलती है, कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। लेकिन इन स्रोतों में एक और वर्गीकरण है जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, और मुझे लगता है कि हमारी पूरी चर्चा का सार उसी में छिपा है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। यहीं पर कहानी एक गंभीर मोड़ लेती है। बिल्कुल, क्योंकि ये वर्गीकरण सीधे सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा है। नवीकरणीय संसाधन वो हैं जिन्हें प्रकृति समय के साथ फिर से बना सकती है या उनकी भरपाई कर सकती है। जैसे सूरज की रोशनी रोज आती है, हवा चलती रहती है, या जंगल फिर से उग सकते हैं। स्रोत इसे प्रकृति का पुनर्जनन चक्र कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी त्वचा पर लगी चोट धीरे धीरे भर जाती है। एक मिनट, जंगल? मुझे हमेशा लगता था कि पेड़ काटना मतलब संसाधन खत्म करना। क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि जंगल भी सूरज की रोशनी की तरह एक नवीकरणीय संसाधन हो सकते हैं? ये कैसे काम करता है? आपका सवाल ही इस अवधारणा के सबसे बड़े भ्रम को उजागर करता है। जंगल तभी तक नवीकरणीय है जब तक हम प्रकृति को उसका काम करने का मौका दें।
मतलब अगर हम एक साल में जितने पेड़ काटते हैं, अगर उतने या उससे ज्यादा पेड़ स्वाभाविक रूप से उग रहे हैं तो संतुलन बना रहता है। लेकिन जिस पल हमारी काटने की रफ्तार प्रकृति के उगाने की रफ्तार से तेज हो जाती है, उसी पल वो नवीकरणीय संसाधन खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। मतलब ये नवीकरणीय शब्द थोड़ा भ्रामक है। ये एक शर्त के साथ आता है कि हम अपनी हद में रहें। बिल्कुल, और हम अक्सर ये हद पार कर जाते हैं। इन दस्तावेजों में हिमालय के ग्लेशियरों का एक बहुत ही गंभीर उदाहरण है। ग्लेशियर भी एक तरह से नवीकरणीय है। सर्दियों में बर्फबारी से वो बढ़ते हैं, गर्मियों में थोड़ा पिघलते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब वो पिघल इतनी तेजी से रहे हैं कि सर्दियों की बर्फबारी उनकी भरपाई ही नहीं कर पा रही है। इससे उन पर निर्भर करोड़ों लोगों की पानी की सुरक्षा दांव पर लग गई है। और अनवीकरणीय संसाधन, ये तो नाम से ही साफ है कि यहाँ कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ये वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। इन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं और हम उन्हें कुछ 100 सालों में ही खत्म कर रहे हैं। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, खनिज, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। एक बार खत्म तो हमेशा के लिए खत्म। यहाँ रिसर्च में एक आंकड़ा दिया गया है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। भारत में कोयले के जो ज्ञात भंडार हैं, अगर हमारी ऊर्जा की खपत इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो वो शायद अगले 50 साल ही चलेंगे। 50 साल? रुकिए, 50 साल तो मेरी अपनी जिंदगी में पूरे हो जाएंगे। ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है, ये तो हमारे दरवाजे पे खड़ा संकट है। ये आंकड़ा तो वाकई डरा देने वाला है। और यही इन स्रोतों का मुख्य संदेश है। हमें इन सीमित संसाधनों के इस्तेमाल के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना होगा। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये कीमती संसाधन, चाहे नवीकरणीय हो या अनवीकरणीय, ये पूरी दुनिया में एक समान तो फैले नहीं है। स्रोत में दिए गए नक्शे साफ दिखाते हैं कि कहीं तेल के कुएं हैं तो कहीं सिर्फ रेगिस्तान। इसका दुनिया पर क्या असर पड़ता है? इसका असर हर चीज पर पड़ता है। अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, सब पर। संसाधनों का ये असमान वितरण ही तय करता है कि कौन सा देश अमीर होगा और कौन सा गरीब, व्यापार किन चीजों का होगा और देशों के बीच रिश्ते कैसे होंगे। मुझे एक बात पढ़कर हैरानी हुई कि इतिहास के ज्यादातर बड़े युद्ध कहीं ना कहीं संसाधनों पर कब्जे के लिए ही लड़े गए हैं। हमारे देश में भी तो इसका एक जीवंत उदाहरण है, जो स्रोतों में दिया गया है, कावेरी नदी के पानी का विवाद। हाँ, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी के बीच दशकों से चला आ रहा विवाद। ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि जब राजनीतिक सीमाएं प्राकृतिक व्यवस्था को काटती हैं तो क्या होता है। नदी तो अपनी धारा में बहती है, वो राज्यों की सीमाएं नहीं देखती। लेकिन जब पानी कम होता है और जरूरतें ज्यादा, तो ये साझा संसाधन तनाव और झगड़े का कारण बन जाता है। इससे किसानों की जिंदगी, शहरों की पानी की सप्लाई, सब कुछ प्रभावित होता है। इन स्रोतों में एक और बहुत ही दिलचस्प, बल्कि दिमाग चकराने वाली अवधारणा का जिक्र है, प्राकृतिक संसाधन अभिशाप या रिसोर्स कर्स। ये सुनने में ही अजीब लगता है। मतलब बहुत सारे संसाधनों का होना वरदान की जगह श्राप कैसे हो सकता है? ये एक बड़ा विरोधाभास है, जिसे प्रचुरता का विरोधाभास भी कहा गया है। होता यह है कि कुछ क्षेत्र या देश जहां खनिज या तेल का अकूत भंडार होता है, वे अक्सर गरीबी और पिछड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? उनके पास तो खजाना है। इसे ऐसे समझिए कि किसी को एक खजाने का संदूक मिल गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस सोने को किसी व्यापार में लगाकर और पैसा कैसे कमाया जाए। तो वो बस कच्चा सोना कौड़ियों के भाव बेचता रहता है और आखिर में कंगाल ही रह जाता है। इसी तरह ये देश सिर्फ कच्चा माल निर्यात करते रहते हैं। वे उन उद्योगों में निवेश नहीं कर पाते जो उस कच्चे माल से महंगी चीजें बना सकें, जैसे लोहे से कार बनाना। सारा फायदा वो देश ले जाते हैं जो उनसे कच्चा माल खरीदकर तैयार उत्पाद बनाकर वापस उन्हें ही बेचते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे स्रोतों के अनुसार भारत ने आज़ादी के बाद अपनी औद्योगिक नीति के जरिए काफी हद तक इस अभिशाप से खुद को बचाया है। ये बहुत दिलचस्प है। अब जरा एक जमीनी हकीकत पर आते हैं। स्रोत हमें पंजाब से एक बहुत ही ठोस और चिंताजनक केस स्टडी की तरफ ले जाते हैं। और ये एक ऐसी केस स्टडी है जो हम सबके लिए गंभीर चेतावनी है। पंजाब, वो राज्य जिसने हरित क्रांति के दम पर पूरे भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, आज खुद एक बड़े टिकाऊपन के संकट का सामना कर रहा है। ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि प्रकृति के शोषण से मिलने वाले थोड़े समय के लाभ कैसे एक लंबे समय के संकट को जन्म दे सकते हैं। तो हुआ क्या वहाँ? हरित क्रांति तो एक बहुत बड़ी सफलता थी, फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई पानी के इस्तेमाल में। ज्यादा पैदावार वाली धान जैसी फसलों को बहुत ज्यादा पानी चाहिए था। ये पानी आया जमीन के नीचे से भूजल। किसानों ने लाखों ट्यूबवेल खोदे और बेतहाशा पानी निकालना शुरू कर दिया।
समस्या ये है कि जमीन से पानी निकालने की रफ्तार बारिश से पानी के वापस जमीन में जाने की रफ्तार से कहीं कहीं ज्यादा तेज हो गई। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पंजाब के कई इलाकों में भूजल स्तर 30-40 मीटर नीचे चला गया है। इसका मतलब है कि कई छोटे किसानों के ट्यूबवेल सूख गए हैं क्योंकि वो और गहरा खोदने का खर्च नहीं उठा सकते। जिस पानी ने उन्हें अमीर बनाया था, वही पानी अब उनकी पहुंच से दूर जा रहा है। और मुझे लगता है ये सिर्फ पानी की मात्रा का सवाल नहीं है। स्रोत पानी की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता जताते हैं। बिल्कुल, ये संकट का दूसरा और ज्यादा खतरनाक पहलू है। हरित क्रांति में पैदावार बढ़ाने के लिए जिन कीटनाशकों और रासायनिक खादों का जमकर इस्तेमाल हुआ, वो रसायन धीरे धीरे रिस कर भूजल में मिल गए हैं। आज पंजाब के कई इलाकों का पानी पीने लायक नहीं रहा, जिससे कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। मतलब, जिस क्रांति ने देश का पेट भरा, उसी ने उस जमीन के पानी में जहर घोल दिया। ये एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम चुका रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका क्या मतलब निकलता है? हमारे पास प्रकृति के ये अनमोल उपहार हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, जिसे हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। यहाँ मुख्य बात जो स्रोतों से निकल कर आती है, वो ये है कि हमें एक सर्कुलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था की जरूरत है। एक ऐसी व्यवस्था जो प्रकृति के साथ काम करे, उसके खिलाफ नहीं। इसका मतलब है चीजों का दोबारा इस्तेमाल करना, कचरा कम करना और जो हम प्रकृति से लेते हैं उसकी भरपाई करने की कोशिश करना। ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति के अपने चक्रों में होता है, जहां कुछ भी बेकार नहीं जाता। एक का कचरा दूसरे का भोजन बनता है। स्रोत हमें एक और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ छोड़ते हैं। वे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का जिक्र करते हैं, यानी वो फायदे जो हमें प्रकृति की प्रक्रियाओं से मुफ्त में मिलते हैं, जैसे पेड़ों से ऑक्सीजन मिलना या दलदलों द्वारा पानी को साफ करना। इन नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा दिया गया है। एक बड़ा स्वस्थ पेड़ हर दिन लगभग 275 लीटर ऑक्सीजन पैदा करता है। और मजे की बात यह है कि उसी स्रोत में आगे लिखा है कि एक औसत इंसान को सांस लेने के लिए रोजाना लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि हमें जिंदा रहने के लिए एक से ज्यादा पेड़ों की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर हम सांस लेने वाली हवा के लिए प्रकृति पर इस कदर निर्भर हैं, तो एक जंगल का असली आर्थिक मूल्य क्या है? सिर्फ उसकी लकड़ी की कीमत, या फिर उसके द्वारा पैदा की जा रही ऑक्सीजन, साफ किए जा रहे पानी और रोकी जा रही बाढ़ की कीमत भी? और यही वो सवाल है जिसके साथ हम सबको सोचना चाहिए। क्या हम प्रकृति की इन मुफ्त सेवाओं पर कोई कीमत लगा सकते हैं? और क्या हमें लगानी चाहिए? क्योंकि शायद जब तक हम इन चीजों की सही कीमत नहीं समझेंगे, तब तक हम इन्हें ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे।